हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। मैं जयकेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, ये जो वीडियो आपका 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व सेट नंबर 1 का है, ठीक ना। और वीडियो पार्ट 2 है, जिसका कोड, इसका कोड जो है, कोड देखिए, कोड आपको बहुत जरूरी जानना है, ठीक ना। कोड है 347 और इसका कोड है 347 CB, ठीक ना। ये कोड है, कोड आप लोग देख करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसमें का जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 वीडियो है, उसको मैं डाल चुका हूं, और ये पार्ट 2 है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक है, ठीक। और उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक है, ठीक ना। तो पार्ट 1 इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसको देख लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको अनसॉल्व का जो PDF है, अगर PDF चाहिए 2020, 2021, 2022, 2023, 4 साल का PDF, 4 साल का PDF यानी कि 4 गुणे 7, 7 सेट, ठीक ना। 7 चौको 28, मान के चलिए 21 में पेपर हुआ नहीं, ठीक ना। तो 7 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और दो सेट है 21 में, ठीक ना। 23 सेट, पूरा का पूरा 23 सेट मैं आपको दूंगा सिर्फ 50 रुपीज़ में, ठीक ना। सिर्फ कितने में? 50 रुपीज़ में। 50 रुपये में आपको 23 सेट मिलेंगे, पूरा सॉल्व किया हुआ। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एकदम पढ़िएगा, आराम से एकदम मस्त नंबर आएगा। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 5 का जो होता है, ये 4 नंबर का होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। देखिए प्रश्न नंबर 5 का क वाला, तो यहाँ पर देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कितने? डी ब्लॉक की जो तत्व है, उनकी 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों की 4 विशेषताएं निम्न है। किस प्रकार है? पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा, पहला देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो दोस्तों देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों में बाय कोश के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक ना। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो अगर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो उनके अंतिम कोश जो होगा, वो डी ऑर्बिटल ही होगा, ठीक ना। और पी ब्लॉक का होगा तो पी आएगा, ठीक ना। अगर एस ब्लॉक का होगा तो एस आएगा। उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, उसी कक्षक में ही भरेगा। डी में भरे या पी में भरे तो पी का रहेगा, और डी में भरेगा तो डी का रहेगा, ठीक। तो दूसरा देखिए, परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे आप लोग कभी देखे होंगे आयरन के कभी +2 हो जाते हैं। आयरन यानी कि जो Fe होता है, Fe के कभी +2 हो जाते हैं, कभी +3 हो जाते हैं। और कॉपर के +2 हो जाते हैं, +3 हो जाते हैं। ऐसे ऐसे, मतलब जो क्रोमियम है, क्रोमियम के +2 भी होते हैं, +4 भी होते हैं। इस प्रकार से जैसे इनकी जो संयोजकता होती है ना, इनकी संयोजकता बदलती रहती है, परिवर्ती होती है, ठीक। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरी पॉइंट है, रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना दोस्तों, ये क्या करते हैं कि ये रंगीन आयन का मतलब जो आवेश होता है ना, तत्वों पर जो आवेश होता है, उसी को कहते हैं आयन। तो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक, जब रंगीन आयन मिलेंगे तो रंगीन यौगिक बनेंगे ही। तो ये रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की क्या रखते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे रखते? देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है, रंगीन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक बार समझा चुका हूँ, और वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी, मुझे से ही डिलीट हो गई थी गैलरी में से। फिर से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक ना। तो डबल मेहनत इसको करनी पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये खाली है। तो ये जैसे डी ब्लॉक कहेंगे, ये डी ब्लॉक का जो इसका कोष है, ये पूरा, ये 3 कोष खाली है, ये 3 उपकोष खाली है और 2 उपकोष भरा हुआ है। तो ये कहेंगे कि ये खाली है, ठीक ना। तो खाली होने के कारण, यानी अपूर्ण होने के कारण, ये रंगीन होते हैं, ठीक। अनुचुंबकीय लक्षण में क्या होता है? डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उनके डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे ऊपर अभी देखा है, हम आपको दिखाएं कि जो खाली थे ना, इसी को बोलेंगे अयुग्मित। अगर ये भरा हुआ है, जैसे ये जोड़ा में है, तो इसको बोलेंगे युग्मित, ठीक ना। जोड़ा को बोलेंगे युग्मित और खाली को बोलेंगे अयुग्मित, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पर। इसको आप लोग लिखते जाइए, ठीक ना। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 का ख वाला क्या करा है? फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन जो एथेनॉल होता है वो लगभग उदासीन होता है। क्यों होता है, ये आपको कारण बताना, ठीक ना। अब देखिए, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कैसे है। जो फिनाल का स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन पर OH लगने से फिनाल बनता है, ठीक ना। ये बेंजीन होता है, अगर ये OH नहीं है तो ये क्या है? बेंजीन है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होती
बेंजीन कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की होती है, और उस पर एक OH लग गया तो क्या हो जाएगा? फिनाल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, जल से जब इसकी क्रिया कराई जाती है, तो इसमें से जल क्या होता है, देखिए यहाँ से H निकल जाता है, H प्लस अपना H प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसी को दे देता है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये प्लस में निकल जाता है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए रेडी हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक ना। मतलब ये गरीब हो, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर धनी हो गया और ये गरीब हो गया, ठीक। ये देखिए बना, इसको बोलेंगे फिनाक्साइड। ये फिनाल पर जो ऑक्साइड बचा इसी को इसलिए बोलेंगे फिनाक्साइड आयन। आयन किसको बोलेंगे? जो माइनस में आयन है, ये प्लस में आयन तो इसको हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलेंगे फिनाक्साइड आयन, ठीक ना। अब आगे चलते, देखिए कारण क्या है। कारण ये है कि फिनाल को जल में घोलने पर H प्लस आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, ठीक ना। दिया ना, यहाँ पर देखिए फिनाक्साइड आयन, और यहाँ पर देखिए प्लस H प्लस आयन, ठीक। दिया कि नहीं दिया? दिया, देता है। जो अनुनाद के कारण अनुनाद के कारण क्या होता है? स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। इसलिए क्या होता है? फिनाल अम्लीय होता है। बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है। और ये एथेनॉल को देख लीजिए, एथेनॉल का रासायनिक जो सूत्र होता है क्या होता है? C2H5OH होता है, ये तो पता ही होगा। इसमें मीठी गंध होती है, क्या होती है? इसमें मीठी गंध होती है। यह जल में विलेय है, क्या है? ये जल में विलेय है, जल में इतना मतलब घुल जाता है, एकदम मिल जाता है जल में। जैसे आप दारू वारू देखे है ना, दारू एथेनॉल ही है, तो दारू एथेनॉल जो है उसको जल में जब मिलाकर पीते हैं तो क्या होता है? उसमें घुल जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग पेय पदार्थ यानी पीने के रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन तथा क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है। जो गलने की क्षमता होती है, जैसे पानी आपका गल के जम जाता है 0 अंश सेल्सियस पर, तो ये गलता है कितने पर? 156 केल्विन पर। तथा जो क्वथनांक होता है, उबलने की जो क्षमता होती है इसकी 351 केल्विन पर होती है, ठीक ना। और मेन ये पॉइंट है, मेन पॉइंट आपकी ये, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जल की तरह। जैसे जल होता है ना, उसको अगर लिटमस पत्र पर आप डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नीला और लाल नहीं हो सकता लिटमस पत्र, ठीक। अर्थात एथेनॉल उदासीन होता है, जैसे जल उदासीन होता है उसी प्रकार से क्या होता है आपका एथेनॉल भी उदासीन होता है। इसका भी कोई लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा तो उदासीन है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 5 का ग कह रहा है कि CH3 CH2O CH2 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं ईथर। ROR होता है ईथर का सूत्र, तो इधर R लगा, इधर R का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक ना। तो ये एल्किल ग्रुप में देखिए 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन। जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी लगाएंगे, जिधर ज़्यादा कार्बन उधर एन लगाएंगे। तो इधर 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ कहते हैं ना। एथ कहते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, एथॉक्सी हो गया, ठीक ना। एथ कहते हैं क्या हो गया? एथॉक्सी हो गया। 1 2 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। प्रोप में हम कहें एन लगाएंगे तो प्रोपेन हो गया। या फिर ऐसे भी एक मतलब 1 एथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं, चाहे एथॉक्सी प्रोपेन लिख दीजिए, ठीक ना, उतना ही बहुत। दूसरी पॉइंट है चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती है? चतुष्फलकी रिक्तियां, देखिए चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती हैं? जब 3 गोलों से बने त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर या नीचे एक गोला तीनों गोलों को स्पर्श करते हुए रखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त रिक्ति चतुष्फलकी रिक्ति कहलाती है। जैसे हम अभी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखिए, जैसे ये 3 गोला बना है, ठीक ना, ये 3 गोला और ये वाला, ठीक ना, बीच वाला छोड़ दीजिए। अभी ये आरी वाला जो गोला है ले लीजिए, तीनों अपने में स्पर्श है। और एक गोला बना दीजिए, इसके बीच में गोला बन गया, चाहे ऊपर बना दीजिए तो ये ऊपर ही कहलाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों का स्पर्श कर रहा है, ठीक, ये अकेला तीनों को स्पर्श कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे चतुष्फलकी रिक्ति, ठीक ना। क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है, ठीक ना, एक चतुष्फलक बन रहा है। चतुष्फलकी रिक्ति का त्रिज्या जो अनुपात होता है इसको याद रखिएगा, त्रिज्या अनुपात 0.225 एवं समन्वय संख्या होती है, या उप संयोजन संख्या बोल सकते हैं 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये पॉइंट याद रखिए, त्रिज्या अनुपात 0.225 होती है और जो समन्वय संख्या होती है 4 होती है, ठीक ना, ये याद रखिएगा चतुष्फलकी रिक्ति में। अब देखिए तीसरा वाला, 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं बहुत विधिवत से, 0.1 मोल यूरिया का पराशर दाब 0.1 मोल NaCl से कम होता है, ठीक ना। जो 0.1 मोल यूरिया होती है वो किससे कम होती है? उसका पराशर दाब NaCl से कम होता है। कारण है कि
क्योंकि इसमें जो 0.1 मोल यूरिया का पराशर दाब 1 होता है। कितना होता है? पराशर दाब 1 होता है। आई का मान इसमें जब निकालेंगे ना, आई का मान 1 आएगा। आई का मान जब 1 आएगा, और ये देखिए पाई बराबर सूत्र होता है पाई यूरिया, यानी कि ये पराशर दाब है पाई, और यूरिया का निकाल रहे हैं पराशर दाब, तो ICRT इसका सूत्र होता है ICRT। तो आई का मान देखिए इसमें 1 होता है, यूरिया का जो आई का मान आएगा 1 आएगा, तो ये सी का मान दिया 0.1, तो आई गुणे 0.1 RT, ठीक ना। तो 0.1 RT यानी कि इतना पराशर दाब आया 0.1। उसी प्रकार से अगर हम NaCl का कर दे, तो NaCl का जब करेंगे तो इसका देखिए पराशर दाब 2 होता है, तो इसका जब आई का मान निकालेंगे तो आई का मान भी 2 आएगा, गुणे 0.1, ये किसका सी का मान है RT, और 0.2 RT, ये ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए आई बराबर 2 होता है क्योंकि NaCl प्लस और Cl माइनस है, जैसे आयन होता है ना Na प्लस Cl माइनस, ये 2 ठे आयन है, तो इसका आई का मान 2 होगा। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। अब ये प्रश्न नंबर 5 का घ, प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, एथेनेमीन से निम्नलिखित की होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्राइड है, प्लस तनु HCl से क्या कराना है? क्रिया कराना है, किससे? एथेनेमीन से। तो एथेनेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, ये एथेन है और ये एमीन है, तो एथेनेमीन बन गया। NaNO2 से प्लस HCl से क्रिया कराना था, इसको संक्षेप में अगर क्या कहा जाए यानी छोटे में, तो इसको HNO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HNO2, ठीक ना। तो इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो C2H5N प्लस और ये ट्रिपल बॉन्ड NaCl माइनस, इसी को बोला जाता है डाइजोनियम लवण, ठीक ना। Na प्लस आ जाए और Cl माइनस आ जाए, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हों तो इसको क्या बोलेंगे? डाइजोनियम लवण बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको डाइजोनियम लवण। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आपको और बता दे रहे हैं कि इसका जब जल अपघटन कराएंगे आप, तो इसमें आप एथिल एल्कोहल बना देंगे, ठीक ना। जब इसका जल अपघटन होता है तो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाता है, और H2O निकल जा H2O मतलब होता है इसमें, H2O से क्रिया कराते हैं जल अपघटन का मतलब, ठीक ना। तो C2H5OH यहाँ पर मिल जाता है, आपका एथिल एल्कोहल मिल जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरी पॉइंट है C6H5SO2Cl यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक ना। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। C2H5NH2, ये क्या है? NH2 से क्रिया करा रहे, ठीक ना, NH2 से, यानी कि एथेनेमीन से। तो एथेनेमीन का रिएक्शन जब कराएंगे इससे, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा। देखिए C6H5SO2 NH और NR, ठीक ना, और ये प्लस में HCl निकल जाएगा, ठीक। तो जिसका संरचना हम यहाँ पर बनाए हैं C6H5S, और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसे डबल बॉन्ड इधर, ठीक ना, और N इस पर जुड़ा है, H जुड़ा है, R जुड़ा है, ठीक। तो ये हो गया संरचना सूत्र। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 का क वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर 5 नहीं, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का क है, देखिए 5 अंकों के लिए होता है। तो ये देखिए निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। NaNO3 तथा सोडियम नाइट्रेट तथा H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ देखिए NaNO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन होगा तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनेगा, ठीक ना, 2HNO3। तो ये संतुलित हो गया। और देखिए I2 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रिया, तो I2 और सांद्र HNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है, तो HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। तीसरा पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की अभिक्रिया, जस्ते यानी कि Zn जो आपका जिंक होता है, ठीक ना, जस्ता उसी को कहते हैं। तो HNO3 प्लस Zn से रिएक्शन कराएंगे तो ये Zn जो होता है इस पर +2 चार्ज होता है, तो ये नाइट्रोजन पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए ये नाइट्रोजन पर आएगा तो ये देखिए ZnNO3 का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका जिंक नाइट्रेट, और N2O निकल जाएगा प्लस H2O भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला आपका प्रश्न नंबर 6 का हो गया। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का हो गया, तो आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा वाला, क का अथवा देखिए,
अथवा वाला भी मैं इसमें कराया हूँ, ठीक ना। 2022 वाले में नहीं करा पाया था, 2023 वाले में अथवा वाला भी कराऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विसर्जन, और अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्या ताकि वो सभी पढ़ सके, ठीक ना। अगर अपने दोस्तों का भला आप चाहते हैं तो उन सबको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विसर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाइए। ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाना है, तो यहाँ पर देखिए हम समझा दे रहे हैं। यह कांच की यू आकार की नली होती है, भीतर नली में तनु H2SO4 डालकर PT का तार डाला जाता है। ऊपर में आपको चित्र में आपको फिगर दे दूंगा, ठीक ना। मैं इसमें फिगर बनाया नहीं हूँ, फिगर आपको मैं दे दूंगा, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें आपको फिगर दिखेगा, पहले आप लोग फिगर देख लीजिएगा फिर उसको पढ़िएगा। कांच के संपूर्ण उपकरण को कांच के बर्तन में लटका देते हैं, इसमें भी H2SO4 भरा होता है, ठीक ना। क्या भरा होता है? इसमें H2SO4 भरा होता है। बाहरी बर्तन में भी PT का इलेक्ट्रोड लगा होता है, यानी कि प्लेटिनम का क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोड लगा होता है। यानी यू आकार की जो नली है से शुष्क O2 प्रवाहित करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। तीव्र विद्युत विसर्जन में से जो विद्युत विसर्जन करा रहे हैं तीव्र कराते हैं, ठीक ना। तीव्र विद्युत विसर्जन से ओजोनोकृत जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसमें इसमें ओजोन की मात्रा 20% होती है। अगर हम लोग 100 किलो हम ऑक्सीजन गैस उसमें से ओजोनोकृत ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो उसमें से 20 किलो आपकी ओजोन होगी, 80 किलो आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक ना। 20% का मतलब यही है कि 100 में से 20, ठीक। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए। लेड सल्फाइड PbS + O3, तो PbSO4 + 4O2 बन जाएगा, ठीक ना। लेड सल्फेट, तो ये लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बन गया ओजोन से रिएक्शन कराने पर। अब देखिए NO की रिएक्शन कराना है, तो तीसरा NO से O3 की रिएक्शन, तो NO जब O3 की रिएक्शन में मतलब ओजोन के रिएक्शन करेगा ओजोन से, तो ये क्या बनेगा? NO2 बनेगा प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख क्या कर रहा है कि डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है? तो संरचना सूत्र IUPAC नाम हम यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए संरचना सूत्र यहाँ पर डी ग्लूकोज कैसे, आप यहाँ पर देखिए ये डी ग्लूकोज है, ठीक ना। डी ग्लूकोज, ठीक, डी ग्लूकोज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डी ग्लूकोज है। तो ये डी ग्लूकोज कैसे है, यहाँ पर देखिए OH आपको देखना है। OH, ये OH अगर इस साइड लगा है तो L ग्लूकोज होगा, और ये OH अगर इस साइड लगा है तो D ग्लूकोज हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे, OH इधर लगा है, OH H OH OH H OH, ठीक ना। तो अगर यार OH है तो ये D ग्लूकोज होगा, अगर इधर OH से शुरू हो रहा है तो L ग्लूकोज, ठीक ना। IUPAC नाम लिखिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। OH देखिए कहाँ पर लगा है? 2 पर लगा है, 3 पर लगा है, 4 पर लगा है, 5 पर लगा है, ठीक ना। 6 पर लगा है, OH देखिए 6 पर लगा है। अब देखिए 2 3 4 5 6 5 OH लगा है। 1 2 3 4 5 OH लगा है। 5 OH को हम 2 3 4 5 6 लिख लिए, और 5 के लिए हम पेंटा लगाते हैं, पेंटा हो गया। और क्या है? ये हाइड्रोक्स है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी हो गया, हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद ये हेक्सा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सा बोलते हैं, हेक्सल, ठीक ना। और हेक्सल, और इसको एल्डिहाइड, ये ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड, तो हेक्सल्डिहाइड, ठीक ना, हेक्सल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम हो गया। अब देखिए ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है, ये सिद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए या तो आप ग्लूकोज का ऑक्सीकृत करा दीजिए, ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीकरण करा दिए, तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी करा सकते हैं। ग्लूकोज का पहले इससे रिएक्शन कराएं, फिर ऑक्सीकरण कराएं, तब जाकर ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। उससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट आपको करा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर CHO है, CHOH का 4 है, और CH2OH है, ठीक ना, CH2OH। तो ये देखिए ये डायरेक्ट हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक ना। ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये डायरेक्ट ऑक्सीकरण कराएंगे तो डायरेक्ट ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोनिक अम्ल का मतलब जो CHO ग्रुप था वो COOH में बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ नहीं होगा, इसमें बस COOH हो जाएगा CHO की जगह, ठीक। तो ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर कारण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। यदि इसमें CHO ग्रुप नहीं होता तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल नहीं मिलता, अर्थात ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है। इससे यही स्पष्ट होता है कि इसमें CHO ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए हमें
क्या मिला है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ठीक ना। उसके आगे थोड़ा चलते हैं ख के अथवा पर। प्रश्न नंबर 6 का जो ख होता है अथवा वाला देख लीजिए, ये वाला, ठीक ना। देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन के विकृतीकरण, पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो देखिए, प्रोटीन ऊष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है, ठीक ना। स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना बनती है। देखिए, जो आपकी प्रोटीन होती है उसका अगर हम विकृतीकरण कराते हैं तो उसमें उसकी क्या होती है, प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या होती है, बदल जाती है, ठीक ना। द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या होती है, बदल जाती है। और इसमें अवक्षेपण का मतलब है खराब होना, ठीक ना। तो ये जब अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत होती है तो ये क्या होती है, खराब होने लगती है, स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। दूसरा है ज्विटर आयन। क्या होता है, ज्विटर आयन। देखिए क्या होता है ज्विटर आयन। ये आपका ज्विटर आयन जो है कुछ नहीं है, सिर्फ एक आयन है, एक प्रकार का आयन। जैसे यहाँ पर देखिए Na+Cl- हम लिखे हैं, तो Na+ क्या, एक सोडियम आयन है, एक क्लोरीन आयन है। उसी प्रकार से एक ज्विटर आयन होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है अम्लीय होता है, तथा एक एमीन समूह होता है जो क्षारीय होता है, ठीक ना। समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में COOH समूह एक H+ होता है। जो H+ जो COOH है, कार्बोक्सिलिक समूह है, क्या करता है, एक H+ दे देता है या खोता है तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है। जो H+ होता है ना, इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए NH2 CH COOH और यहाँ पर R लगा, ये एक प्रकार का मतलब हम एक ज्विटर आयन बनाने का एक सूत्र लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो H+ है, यहाँ से H+ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस जाएगा जब कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या जाएगा, पेयर करेगा, ठीक ना, यानी कि जोड़ा बनाएगा। यहाँ पर बांड बनाएगा नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ नाइट्रोजन पर 3 बांड हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन गया था अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये एक प्रकार का आयन बन गया, ठीक ना, ये एक प्रकार का आयन बन गया। इसी आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटीन का उपयोग। प्रोटीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आहार के रूप में करते हैं, यानी कि खाने के रूप में करते हैं प्रोटीन का उपयोग। पहला उपयोग तो ये हो गया। एंजाइम जो होता है, एंजाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। आपकी एंजाइम जो लार और होती है, लार ग्रंथियाँ, उसमें भी प्रोटीन होती है। वस्त्र उद्योग में भी प्रोटीन का उपयोग करते हैं, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र यानी बनाने में, ठीक ना। औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपकी औषधि होती है उसमें भी आपका क्या किया जाता है, इसमें आपका क्या किया जाता है, औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 का देखिए, प्रश्न नंबर 7 का आ गया क का अथवा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग 5 अंक का ये भी होता है, ठीक ना, 5 अंक का। पहला है कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। इसकी NaHSO4 और NaOH NH2 NH2 तथा HCN से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना, ये सब आपको क्रिया कराना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा CH3CHO इसका जो सूत्र होता है CH3CHO होता है, और इसमें 1 2 कार्बन तो एथेन, और ये अल इसका क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक ना। तो इसका अल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। एथेनल हो गया तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। उसके बाद देखिए CH3CHO प्लस NaHSO4 CH3COOH NaNHSO4, ठीक ना, ये हो गया, ठीक। अब इसका मतलब जो बनना था ये बन गया। उसके बाद देखिए आप दूसरा वाला क्या कहा है कि जो आपका एसिटिल्डिहाइड है उसी से रिएक्शन करना है, किससे, NaOH से। NaOH से रिएक्शन करना है तो यहाँ पर क्रिया करेगा CH3CO और यहाँ पर OH। ये देखिए 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पर OH लगा है। इसको हम क्या बोलते हैं,
बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बोलते हैं इसको, ठीक ना। यानी कि ये या अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, इस कार्बन से जो जुड़ा है मेन कार्बन से, मेन ग्रुप से, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा वाला है CH3CHO प्लस NH2 से रिएक्शन, ठीक ना। CH3CH जो एसिटिल्डिहाइड होता है, ये जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, डबल अमोनिया डाईएमीन से, तो डाईएमीन से जब रिएक्शन करेगा तो CH3CHN और डबल बांड एन है, ये जो कार्बन से बांड बनाया डबल बांड है, ठीक ना, ये डबल बांड है। फिर N सिंगल बांड NH2 ये बनेगा आपका, उसके बाद ये H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2। उसके बाद देखिए चौथा है CH3CHO जब HCN से क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा? COH CN और ये CH3H, ठीक ना। CH3 क्या हो गया? H हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिएक्शन पूरा हो गया, ठीक ना। आपका 4 रिएक्शन इसमें दिया था, 4 रिएक्शन करा दिया। अब इसका जो क का अथवा वाला हो गया, ख का देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 का ख देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 का ख क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। प्रश्न नंबर 7 का ख, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु और क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक ना। जो आपका क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु होता है वो क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है बताना है। और ये रिएक्शन Cl2 से रिएक्शन सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक ना। अब देखिए ये कम क्रियाशील क्यों होता है। देखिए पहले तो हम इसको अनुनादी संरचना आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो होता है, ये लोन पेयर जो है ना, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरीन पर एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पर डबल बांड बन जाएगा। जब यहाँ पर डबल बांड बनेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। देखिए प्लस चार्ज, और यहाँ का जो बांड था ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर माइनस। अब ये माइनस इस पर बांड बनाएगा, ये माइनस इस पर बांड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला बांड यहाँ पर उठ कर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस इस पर बांड बनाएगा तो इस पर डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला जो बांड है यहाँ पर माइनस कर देगा तो यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, ठीक ना। अब ये माइनस यहाँ पर बांड बनाएगा और ये वाला बांड जो बन गया, और ये वाला बांड उठा लेगा क्लोरीन पर जो प्लस चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका, देखिए ये बांड, ठीक ना। जो बांड इधर साइड था वो इधर हो गया, और यहाँ पर का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर का यहाँ पर हो गया, ठीक ना। देखिए एकदम सही है, ठीक। अब देखिए कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध आने के कारण ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन कम क्रियाशील होते हैं। जो कार्बन होता है और क्लोरीन होता है, इनके बीच जो आयनिक आंशिक द्विबंध होते हैं, क्या होते हैं? आंशिक द्विबंध। तुरंत टूट जा रहे हैं, तुरंत बन जा रहे हैं, तुरंत टूट जा रहे हैं, तुरंत बन जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये आंशिक द्विबंध कहलाएंगे, इसलिए क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। और देखिए ये मतलब जैसे वैसे नहीं तुरंत हो जा रहा है, ठीक ना। जैसे आप देखिए एथेनॉल का हम लिए हैं, एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल में जब कोई नाभिक स्नेही आता है ना, नाभिक स्नेही का मतलब जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही जब कोई आता है तो ये नाभिक स्नेही डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेगा? रिएक्शन करा लेगा। किसको हटा देगा? क्लोरीन को हटा देगा, ठीक ना। क्लोरीन को हटाएगा और यहाँ पर क्या करेगा? रिएक्शन। और लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन रहेगा यहीं पर, और लेकिन यहाँ पर आर्थो पर जुड़ेगा। अगर कोई तत्व आ रहा है तो यहाँ पर आर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन को हटाएं और क्लोरीन की जगह पर जुड़ गए नाभिक स्नेही। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। अभिक्रिया देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन से रिएक्शन था क्लोरीन गैस से, तो ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराएंगे तो ये FeCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक HCl निकल जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर ये जब ये आर्थो पर जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, बेंजीन में हाइड्रोजन होता है तो बेंजीन से यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन हटेगा तो एक क्लोरीन बचा है, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक क्लोरीन बचेगा, तो HCl बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला रिएक्शन है H2SO4 से था। H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? H2O निकलेगा। अब ये H2O कहाँ से निकल रहा है? ये H2 और यहाँ से एक O, H2O। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, वो हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया। एक हाइड्रोजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचे, एक सल्फर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिएक्शन करा लेंगे, ठीक ना। ये रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा गया है कि इसी प्रकार से एक और आप बना सकते हैं पैरा पर यहाँ पर लगा करके, ठीक ना। यहाँ पर हम देखिए जैसे ऐसे किए,
ऐसे किए, क्लोरीन है, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर लगा दिए SO3H, ठीक ना, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार के OR करके इसको हम बना सकते। ठीक, अगला देखिए अथवा वाला क्या करा है, प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा। अगला अंतिम एकदम अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या है, अंतिम क्वेश्चन आपका है ख का अथवा। तो ख का अथवा देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहली पॉइंट है हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो हैलो एरिन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं हैलोजनीकरण आपको लिख लिया हूँ, ठीक ना, हैलोजनीकरण, इसका क्या करा दे, हैलोजनीकरण हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रागी हो जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है कि जो क्या करे, मतलब प्रेम करे, किससे, इलेक्ट्रॉनों से प्रेम करे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। प्रेम का मतलब ये रागी होता है, ठीक ना, स्नेह, या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहे चाहे इलेक्ट्रॉन रागी कहे, बात एक है, ये वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसी प्रकार से जैसे पीछे अभी रिएक्शन दिखाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर ये आर्थो पर जुड़ जाएगा। क्लोरीन किसकी उपस्थिति में, या ECl3 की उपस्थिति में एक ही ये क्लोरीन इस पर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, ये आर्थो पर जुड़ा है, या फिर आप क्लोरीन को पैरा पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, आर्थो या पैरा दोनों पर आप जोड़ सकते हैं, इसको दोनों पर जोड़ दीजिए, ठीक ना। ये कहलाएगा आपका हैलोजनीकरण, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन परिवार का Cl2 है, हैलोजन परिवार का ग्रुप है, एक ग्रुप जो ग्रुप हैलोजन परिवार का होता है उसमें का एक सदस्य है ये क्लोरीन, तो इसलिए हैलोजनीकरण कहलाएगा। दूसरी पॉइंट है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ठीक ना। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है उसे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको देखिए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन, ये डाई सोडियम हो गया, दूट है सोडियम। उसके बाद देखिए CH3Cl, ये इसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। ये CH3Cl से रिएक्शन करा रहे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक ना। ये हम कहें हैं कि जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, तो ये एरिल हैलाइड हो गया और ये एल्किल हैलाइड हो गया, और ये सोडियम हो गया और शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई, ठीक ना। तो एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, एक सोडियम से, ये वाली क्लोरीन इस सोडियम से, ये वाली क्लोरीन इस सोडियम से क्रिया करेगी, बचेगा CH3, तो CH3 यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 जुड़ गया, 2NaCl निकल जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, ठीक ना, टॉलुइन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 इसी का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के क्या करना, उपयोग में देखिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बंधों के निर्माण के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ये एक उपयोग हो गया। कार्बन कार्बन के जो बांड होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त कार्बन फास्फोरस, कार्बन टीन, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन बोरान आदि कार्बन के साथ विषम परमाणु वाले बंध बनाने में इस अभिकर्मक का बहुत महत्व है, ठीक ना। और भी जो विषम परमाणु से कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन टीन हो गया, कार्बन सिलिकॉन हो गया, कार्बन बोरान हो गया, कार्बन फास्फोरस हो गया, इस प्रकार कार्बन ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार के बॉन्ड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 तक का एक सेट आपका खत्म हुआ। और देखिए प्रश्न नंबर दूसरे सेट का मैं अभी तैयारी करने लगा हूँ, मतलब करूँगा इसके बाद, ठीक ना। तो इसी तरह वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखकर इसको लिखते जाइए। नहीं तो आप लोग PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF भी खरीद सकते हैं, 50 रुपये में पूरे 21-23 मतलब 22-23 सेट मिलेगा आपको, ठीक ना। अब जैसे जैसे इसको हम सॉल्व कराएंगे उसको PDF बनाकर भेजते जाएंगे, अगर आप लोग मनी दे देंगे तो। जैसे जैसे आप लोग खरीदेंगे वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊँगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक ना।